हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। पिछली वीडियो से हमने जाना कि अमेरिकी सरकार लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की शुरुआत करती है। अब जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उन सब का रेफरेंस मैंने एक्सेल बाल्तजार की किताब प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से लिया है। ये मार्केट में अवेलेबल है, इसे आप बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। इस किताब के अलावा मैंने अपनी रिसर्च के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया है उनके बारे में यूट्यूब पर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उनमें दी गई जानकारी इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी कि वो सारी बातें मैं यूट्यूब पे नहीं कह सकता, जिनमें उन खतरनाक केमिकल्स के नाम और उन्हें देने के तरीके बताए गए हैं। ऑन अ पर्सनल नोट, मुझे ये ठीक नहीं लगता कि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कोई जानकारी दूं जिसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। 1953 में मैनहट्टन में सुबह के 2 बजे एक होटल की 13वीं मंजिल से एक आदमी कूदकर सुसाइड कर लेता है और उस समय के जो नाइट मैनेजर थे, जब वो उस आदमी के पास पहुंचते हैं तो उसकी सांसें चल रही थी। वो आदमी उन्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन कुछ कहने से पहले ही वो मर जाता है। और ये आदमी कोई आम आदमी नहीं था, ये आदमी था 43 साल का फ्रैंक ओल्सन, जो अमेरिकन आर्मी की बायोलॉजिकल वेपन रिसर्च डिवीजन में काम करता था। और बहुत कम लोगों को ये बात पता थी कि यही आदमी CIA के लिए भी काम करता था। और इसी समय के दौरान CIA रशियंस के साथ कोल्ड वॉर को जीतने के लिए लगातार सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करती जा रही थी, जिसमें CIA ने आम लोगों पर उन्हें पता लगे बिना अनगिनत बायोलॉजिकल और केमिकल कंपाउंड्स का प्रयोग किया था। हाँ जी, अपने ही देश के नागरिकों पे सीक्रेटली बिना किसी को पता लगे लगातार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। CIA ऐसी टेक्निक डेवलप करना चाहती थी जिससे वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सके और उन्हें मैंचूरियन कैंडिडेट में बदला जा सके। मैंचूरियन कैंडिडेट ये इस तरह के लोग थे जिनसे इनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम कराया जा सकता था और काम खत्म होने के बाद उस काम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी इनके दिमाग से अपने आप गायब हो जाती थी। इस तरह के कैंडिडेट दूसरे देशों में लोगों की हत्याएं करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक देश की एजेंसी को अपने ही देश के नागरिकों पर प्रयोग करने के लिए इतना मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं इन सब चीजों की जड़। जब नाजी जर्मनी का पतन हुआ तो अमेरिका को नाजियों के द्वारा कंसंट्रेशन कैंप में रह रहे कैदियों पर किए जा रहे प्रयोगों के बारे में पता चला, जो उनके दिमाग और शरीर दोनों पर किए जा रहे थे। जर्मन्स एक ऐसा हथियार बनाना चाहते थे जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सके और अपनी कैद में आए हुए सैनिकों से उनकी मर्जी के खिलाफ जानकारी निकलवाने के लिए भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। अब इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के पीछे जिन नाजी वैज्ञानिकों का दिमाग था, उनमें से बहुत से वैज्ञानिकों को अपने घिनौने अपराध के लिए सजा मिलती है। लेकिन सारे वैज्ञानिकों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमेरिका के द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन पेपर क्लिप के अंडर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए बहुत सारे नाजी वैज्ञानिक अमेरिका पहुंचाए जाते हैं। और ये जो पेपर क्लिप के अंडर नाजी वैज्ञानिक अमेरिका पहुंचे थे, ये अमेरिका के हर मिलिट्री डिपार्टमेंट में अमेरिकी सरकार के लिए काम कर रहे थे। अमेरिकी सरकार ने रशियंस के साथ कोल्ड वॉर के चलते पेपर क्लिप वैज्ञानिकों को माइंड कंट्रोल टेक्निक डेवलप करने के लिए बेहिसाब फंडिंग प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और अब शुरू होता है अपने ही लोगों पर सीक्रेटली प्रयोग करने का दौर, जिनमें प्रमुख थे बैक्टीरिया, बीमारियां फैलाने के लिए, नए नए तरीके के जहर की खोज, लोगों की हत्याएं करने के लिए और सच उगलवाने के लिए ट्रुथ ड्रग। और ये सब सिडनी गॉटलिब की देखरेख में हो रहा था। सिडनी गॉटलिब ये आदमी CIA की केमिकल डिवीजन का अध्यक्ष था। अमेरिका में बना हर बायोलॉजिकल हथियार इसी आदमी की देखरेख में बन रहा था, जिसमें घातक बीमारियों से लेकर अलग अलग तरह के जहर तक शामिल थे। अब 1953 में केमिकल वॉरफेयर से जुड़ी हुई डिवीजन्स में से एक डिवीजन का हेड फ्रैंक ओल्सन को बनाया जाता है। ये वही फ्रैंक ओल्सन है जिसकी हत्या या सुसाइड मैनहट्टन के होटल से गिरने की वजह से हुई थी। फ्रैंक ओल्सन की मृत्यु के बाद उनके परिवार को बताया जाता है कि फ्रैंक ओल्सन शराब के नशे में होटल की खिड़की से गिर जाते हैं और काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। CIA की रिपोर्ट के हिसाब से ओल्सन का चेहरा और उनकी गर्दन इतने ऊपर से गिरने की वजह से बुरी तरह से टूटकर छितर-बितर हो गई थी। इसी वजह से ओल्सन को दफनाने के समय उनके ताबूत को खोला भी नहीं गया। अब क्योंकि फ्रैंक ओल्सन CIA के लिए काम करते थे, तो CIA की तरफ से 2 अधिकारी, जिसमें एक थे डॉक्टर सिडनी गॉटलिब और दूसरे थे डॉक्टर रॉबर्ट लैशब्रुक, फ्रैंक ओल्सन को दफनाने के समय CIA की तरफ से मौजूद थे। और जो चीज ओल्सन फैमिली को नहीं पता थी वो ये थी कि जिस समय ओल्सन खिड़की से गिरते हैं तो CIA के डॉक्टर, या मैं यूं कहूं कि एजेंट लैशब्रुक, ओल्सन के साथ उसी कमरे में मौजूद थे। ओल्सन के परिवार ने ओल्सन के मरने के बाद कई बार पब्लिक स्टेटमेंट दी थी कि ओल्सन अपने काम से खुश नहीं थे। वो बार बार ये कहते थे कि जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है। चलिए अब मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूँ जिसे सुन के वाकई में ही आप हैरान हो जाओगे। CIA की केमिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने एक नया बायोलॉजिकल वेपन बनाया था, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में लोगों की जरूरत थी। लेकिन इतने सारे लोगों पर एक साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस बात को दबाना बहुत मुश्किल था। तो CIA पूरे के
पूरे शहर पर एक साथ एक्सपेरिमेंट करने की ठान लेती है। हाँ जी, CIA अपने नए केमिकल को पूरे के पूरे शहर पर छोड़ने वाली थी और ऐसा उन्होंने किया भी था। इसके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आज भी मौजूद हैं और आप यकीन नहीं करोगे कि ये एक्सपेरिमेंट पूरे के पूरे न्यूयॉर्क शहर पर किया गया था। CIA एजेंट्स लगातार अलग अलग सबवे स्टेशंस पर केमिकल्स को छोड़ रहे थे, जो बहुत जल्दी कुछ ही घंटों के अंतराल में पूरे के पूरे शहर में फैल गया। लेकिन किस्मत से मात्रा बहुत कम होने की वजह से इस एक्सपेरिमेंट ने किसी भयानक बीमारी का रूप नहीं लिया और लोग जल्दी ही रिकवर हो गए। अब CIA इस एक्सपेरिमेंट से ये जानना चाहती थी कि अगर दुश्मन देश के शहरों पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाएं तो उसके कैसे परिणाम होंगे, और इसके रिजल्ट को जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था अपने खुद के लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना। और उन्होंने बिना किसी झिझक के एक्सपेरिमेंट कर भी दिया। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह की गलत हरकतों में अमेरिका अकेला था, तो आप गलत हैं, क्योंकि अमेरिका ने 2 और देशों के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए करार किया था और वो 2 देश थे कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम अपने एक्सपेरिमेंट पोर्टन डाउन में कर रहा था, जो कि साउथ वेस्ट इंग्लैंड की एक जगह है, और ये वो जगह है जहां 1930 और 40 के बीच में दुनिया में सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल वेपन्स की टेस्टिंग की गई थी। और अब तक के मानव इतिहास में सबसे ज्यादा खतरनाक नर्व एजेंट यानी एक केमिकल इसी पोर्टन डाउन की रिसर्च लेबोरेटरी में बनाया गया था। ये एक्सपेरिमेंट्स मिलिट्री के वॉलंटियर्स पर किए जा रहे थे, यानी ऐसे सैनिक जो अपनी मर्जी से इस तरह के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की टेस्टिंग की जा रही है। बल्कि उन लोगों को तो ये बताया गया था कि वो अपने देश के लिए एक सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। 4 मई की एक सुबह को पोर्टन डाउन की रिसर्च लेबोरेटरी में 5 एयरफोर्स मैन वॉलंटरीली एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने को तैयार होते हैं। उस कमरे में मौजूद 2 टेक्नीशियन कैंडिडेट से उनके उल्टे हाथ की स्लीव को ऊपर करने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये टेक्नीशियन उनके उल्टे हाथ पर एक कपड़े जैसे मटेरियल को लपेटते हैं। फिर ये टेक्नीशियन इन 5 कैंडिडेट को एक रेस्पिरेटर यानी ऑक्सीजन मास्क पकड़ाते हैं और इन्हें बताया जाता है कि ये रेस्पिरेटर आप किसी भी सूरत में नहीं उतार सकते। इसके बाद ये टेक्नीशियन उनके उल्टे हाथ पर एक वाइल में से हर एक के हाथ पर 4 ड्रॉप डालते हैं और उसके बाद कमरे को सील कर दिया जाता है। कुछ सेकंड के अंदर ही ये दवा उनके हाथ से पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है और इसके बाद कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें सांस नहीं आ रहा, लेकिन वो सांस ले पा रहे थे। लेकिन उनका दिमाग ये उनसे कह रहा था कि उन्हें सांस नहीं आ रही। वो पसीने में तरबतर हो जाते हैं, उनकी आंखों के सामने चीजें घूमने लगती हैं। जब एक्सपेरिमेंट करने वालों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और लंबा खींचा तो ये लोग मर जाएंगे, तभी वो दरवाजा खोलकर इन लोगों को बाहर जाने के लिए कहते हैं। और बाहर आने पर ताजी हवा में सांस लेकर इन्हें पहली बार ये एहसास होता है कि ये मौत के कितना करीब पहुंच गए थे। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था उस दवा की लीथल डोज का पता लगाना और इसके बाद किए गए अगले प्रयोग में जिन वॉलंटियर्स का प्रयोग हुआ था, उन 6 वॉलंटियर्स में से 4 इस केमिकल की ओवरडोज की वजह से मारे जाते हैं। अब कमाल की बात ये थी कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो उस समय फ्रैंक ओल्सन वहाँ पर मौजूद था। धरती इंग्लैंड की, वैज्ञानिक इंग्लैंड के और दवाई भी इंग्लैंड के द्वारा बनाई गई और जिन लोगों पर टेस्ट किया गया वो भी इंग्लैंड के थे। लेकिन इसकी जानकारी अमेरिका पहुंचाई जा रही थी और फ्रैंक ओल्सन इन सारी जानकारियों को अमेरिका ले जाने का एक मीडियम था। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट अमेरिका में भी किए जा रहे थे और कनाडा में भी किए जा रहे थे और ये तीनों देश मिलकर एक दूसरे से लगातार जानकारियां साझा कर रहे थे। अब इन सारी घटनाओं के बीच कोरिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस तरह के एक्सपेरिमेंट को और गति दे दी, क्योंकि कोरिया में जो हुआ था उसने अमेरिकी वैज्ञानिकों और अमेरिकी सरकार की नींद उड़ा दी थी और अमेरिकी सरकार को ये बात आज तक समझ नहीं आई कि कोरियंस ने वो काम कैसे कर दिखाया जिसे 3 देश मिलकर नहीं कर पाए। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कोरिया में घटी उस घटना के बारे में और इसके बाद उसके रिएक्शन में अमेरिकन के द्वारा किए गए कामों के बारे में और किस तरीके से प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा को अमेरिकी सरकार छुपाने में नाकाम रही और लाखों डॉक्यूमेंट्स तबाह करने के बाद भी किस तरीके से 20,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।